दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम बैन डायलॉग मंच में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हमारे चैनल का मोटिव है कि यूथ को मोटिवेशन देना और साथ ही उसको एक राइट पाथ देना। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ एक पर्सनैलिटी, बल्कि एक स्टार आज हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं हिमांशु वर्मा जी। हिमांशु वर्मा जी का मैं आपको परिचय दे दूं। आपने फर्स्ट टाइम में सीजीपीएससी को, अभी जो कल एग्जाम रिजल्ट आया है 17 सितंबर को, उस मेरिट लिस्ट में 28वें स्थान को अपना क्या किया है, पा लिया है या उसको पद को प्राप्त किया है। अभी हालांकि फाइनल लिस्ट आना बाकी है, लेकिन 28वीं रैंक है, तो डेफिनेटली एक अच्छे पायदान पर हिमांशु वर्मा जी रहेंगे। हिमांशु जी ने इंजीनियरिंग की है। आपके जो पिताजी हैं वो टीचर हैं, और हिमांशु जी से हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, एक युवा है और फर्स्ट टाइम में आपने सीजीपीएससी का प्री मेन और इंटरव्यू क्वालिफाई किया है। तो हिमांशु जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं डायलॉग मंच की ओर से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। इतनी और आपने तारीफ कर दी, इसकी नहीं, जरूरत नहीं थी। तारीफ नहीं, जो सत्य है मैंने वो बोला है। तारीफ इसमें किंचन मात्र भी नहीं थी। और कहते हैं ना कि तारीफ की आवश्यकता उन्हें होती है जो कुछ नहीं होते हैं। जो खुद स्टार होते हैं, स्टार को तारीफ की आवश्यकता नहीं होती। सर, पहले तो यही मैं पूछूंगा, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा, चाहे वो आईएएस की हम बात करें, चाहे हम लोग पीएससी की बात करें, सभी के मन में एक माना जाता है कि बहुत कठिन परीक्षा होती है। बल्कि हम तो यस। बचपन सुनते आए हैं, हमारे पिताजी कहा करते थे कि भैया आईएएस पीसीएस तो वो बनता है जिसको ईश्वर ऊपर से दिमाग आवंटित करता है। और मैं मानता हूं कि जो भी इस तैयारी को प्रारंभ करता है, उसके मन में यही होता है कि वाकई में कठिन परीक्षा है। और आज आपने तो ये परीक्षा प्राप्त कर ली है, आपने इसको पास कर लिया है। आज आपको ये परीक्षा कैसी लग रही है? तो पहले तो यही बताइए। और ये भी बताइएगा, जिस दिन आपने प्री की तैयारी प्रारंभ की थी, तब ये परीक्षा कैसी लग रही थी, ताकि हमारे व्यूअर्स और एस्पिरेंट्स को ये समझने का मौका मिले कि इतना बड़ा जो फासला आपने जो तैयारी की होगी, उस दौरान की बात भी हम करेंगे। लेकिन पहले स्टार्टिंग और एंड की बात करते हैं, फिर मध्य की बात करेंगे। सबसे पहले जब स्टार्ट किया था मैंने, तो स्टार्टिंग में तो ये हुआ था कि मैं सबसे जाके पूछता था कि सर मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मैम मुझे क्या पढ़ना चाहिए, जी और बुक की लिस्ट बनाने की कोशिश करता था मैं। जी तो ये जो कोशिश है, ये स्टार्टिंग में बहुत स्कैटर्ड था। मतलब कुछ होप नहीं थे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, खुद जी समझ नहीं आ रहा था। मैंने एक्चुअली पीसीएस की तैयारी स्टार्ट की थी यूपीएससी की तैयारी से। और जी यूपीएससी की तैयारी मैंने स्टार्ट की तो यहीं लोकल कोचिंग्स में मैंने कोचिंग लेनी स्टार्ट की थी। जी पर मुझे फाइनल ईयर पास करते करते ये समझ आ चुका था कि यूपीएससी की तैयारी अगर अच्छे से करनी है तो मुझे कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। जी और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली जी में एक कंड्यूसिव एक मान लीजिए माहौल है वहाँ पर कि जिससे हमको कंपटीशन का अंदाजा लगता है। जी तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं घर पे रहूंगा। मेरी घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं दिल्ली जा सकूं और सरवाइव जी कर सकूं दो तीन जी साल। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं स्टेट पीसीएस दूंगा। जी तो जब मैंने स्टेट पीसीएस की तैयारी स्टार्ट की थी, तब जी ऐसा कोई मेरे पास गाइडेंस नहीं था कि मुझे कोई बुक की लिस्ट बताए या कोई बताए कि कैसे तैयारी चालू करनी है। जी तो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड था। लेकिन एक बार जब चालू हो जाती है, कोई भी चीज स्टार्ट होने की देर होती है। अगर आपने चालू कर दिया और आपके पास ये है कि आपको करना है, जी जी तो आप आगे जाएंगे और आप बिल्कुल क्लियर करेंगे। और क्लियर करने के बाद ये है कि घर वालों की जो खुशी है, सिर्फ उसके लिए पढ़ लो यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों को जिसका मैं बोल रहा हूँ, जी वो अपने घर वालों की खुशी के लिए पढ़ ले। जब मम्मी पापा का आप चेहरा देखेंगे, बहुत जी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जी। तो आप ये कहेंगे कि आपकी सफलता का जो एकदम प्रेरणा स्रोत मिला, वो आपकी फैमिली, यानी कि आपके माता पिताजी आपके रहे। और उन्हीं की प्रेरणा से आपने ये जो कठिन परीक्षा, जिसको बोलते हैं ना, एक बहुत कठिन परीक्षा है, उसको आपने आसानी से हंसते मुस्कुराते हुए उनके आशीर्वाद से आपने प्राप्त किया। यस सर। इसके अलावा एक वो भी होता है कि आप एक एनवायरनमेंट बनाया, माहौल बनाया कि दो तीन जी दोस्त हो। सिर्फ जी दो तीन दोस्त हो, ज्यादा जी दोस्त नहीं रखने। जी और उनसे आप चर्चा करें, उनके साथ तैयारी करें। एक्चुअल में ये जी होता है कि अगर आपके पास माहौल है, आसपास दोस्त हैं, ऐसे जी दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हो, भी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, तो जी आप ऑटोमेटिकली उसमें फोकस्ड हो जाएंगे। और दोस्तों की भी अहमियत उतनी है जितनी फैमिली की है। जी। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर, ग्रुप स्टडी बेटर रहती है सेल्फ यस स्टडी सर, से अच्छा। बहुत यानी जरूरी कि है। ग्रुप स्टडी हम लोग, जिससे हम डिस्कशन अच्छे से कर सकें और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो बड़ा अच्छा लगा सर। यस सर। सर, मैं वो बात पूछना चाहता हूँ कि जो इस पूरे, क्योंकि देखिए कोई भी परीक्षा होती है, एक लंबा ड्यूरेशन रहता है पुलिस सेवा में। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा,
फिर आपका साक्षात्कार, और जैसा आपने कहा कि ग्रेजुएशन करते करते आपने, इंजीनियरिंग करते करते आपने तैयारी की, तो 3 साल तो वो आपने दिया होगा तैयारी में। फिर आप कह रहे हैं कि दिल्ली यस आप आए होंगे, तो इस बीच में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा? निगेटिव पॉजिटिव नहीं हुआ कभी ऐसा? ये तो सर एक्चुअल में ये हुआ था जब मैंने 2019 का प्री दिया था। जी। तब मुझे ये तो विश्वास नहीं था। मैं तो बता रहा हूँ कि पहले दिन जब मैंने प्री दे के आया तो मैं 2 दिन फोन बंद करके घर पे रोया था। मुझे लग रहा था कि मेरा प्री क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अच्छा। मुझे समझ नहीं था कि एग्जाम कैसे जाता है, और जी। पता नहीं था। और मेरे आसपास के लोग सारे जो थे 85 अटेम्प्ट करके आए थे, और मैं ओके। 77 अटेम्प्ट करके आया था। तो ओके। मुझे लग रहा था मैं 8 क्वेश्चन पहले ही पीछे हो चुका हूँ, जी। और मेरे 9-10 क्वेश्चन गलत हो रहे थे कोचिंग्स के हिसाब से। जी। लेकिन धीरे धीरे जब ये पता चला, और उसके बाद फिर क्या हुआ, जब मेंस होने वाले थे मार्च में, मतलब जी। उसमें जून में मेंस होने वाले थे, मैंने जी। मार्च से प्रिपरेशन चालू की थी। जी। लेकिन जैसे ही मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, लॉकडाउन लग गया। उसके बाद जी। फिर दिमाग में आया ही नहीं कि मुझे पढ़ना है। मैंने 4 महीने ऐसे ही वेस्ट कर दिए अपने। सिर्फ लैंग्वेज पढ़ा था, वो भी हिंदी, वो भी बहुत ऊपर ऊपर से। मुझे जी। समझ नहीं था कि मेंस इतनी बड़ी चीज होती है। मुझे तैयारी का कोई अंदाजा भी नहीं था। जी। और उसके बाद जब अक्टूबर में मेंस होने वाले थे, तो जी। मैंने तैयारी चालू की। 1.5 महीने में मैंने एक बार कोर्स कंप्लीट किया, और मेरा मोटिव यही था कि मैं कम से कम पेपर लिख पाऊँ। मतलब जी। मैं ये नहीं सोचता था कि मेरा पेपर निकल जाए, पर मैं सिर्फ ये सोचता था कि मैं कम से कम पूरा पेपर लिख पाऊँ। जी। लेकिन फिर से अक्टूबर का जो मेंस था वो पोस्टपोन्ड हो गया। फिर जी। पोस्टपोन्ड हुआ, फिर कोई होप नहीं कब होना है। तो इस टाइम पे सर बहुत मतलब प्रेशर इतना ज्यादा था। मतलब इतना खराब लगता था घर में बैठ के कि हमारे ही टाइम पे कोरोना क्यों आया, 2 साल हमारा स्किप हो गया, मतलब जी। पूरा टाइम बर्बाद हो गया। फिर मार्च में फिर से मेंस हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2 बार स्किप हुआ ये मुझे फायदा कर गया, क्योंकि मैंने 2 बार रिवाइज किया। ओके। पहले तो मार्च में मैंने पढ़ा था थोड़ा बहुत, अक्टूबर में मैंने पूरी तैयारी की। उसके बाद फिर से अगले बार मार्च में जब एग्जाम होना था, तो उस टाइम पे मैंने फिर से पढ़ा था पूरा। तो ये जो रिवीजन हुआ वो मुझे बेनिफिट कर गया सर। बड़ा इंटरेस्टिंग तो बात आपने ऐसा बोली। होता है हर बार। जी। ऐसा आपने होता बड़ी। है हर बार कि आपको अगर टाइम मतलब ज्यादा बीत जाए तो लगता है कि कई बार नहीं हो पाएगा, पर ये जी। अगर सोच लिया तो फिर नहीं हो पाएगा। पर ये तो करना है अपने को कि हो ही जाएगा, ये अपने दिमाग में होना चाहिए। बिल्कुल। इस बात को हालांकि मुझे कहना तो नहीं चाहिए, कोरोना पैंडेमिक रहा होगा औरों के लिए, लेकिन आपके लिए तो संजीवनी का काम कोरोना यस कर सर। गया। आपको एक अच्छा टाइम ड्यूरेशन मिल गया प्रिपरेशन का। चलिए, बहुत अच्छा रहा सर। एक बात हिमांशु जी मेरे मन में, क्या सभी अभ्यर्थी को हमेशा रहती है, कि जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो कितना टाइम, जैसे आपने बताया कि भाई आपको तो समय मिल गया कि अक्टूबर में होना था, फिर वो मार्च में आपका एग्जाम हुआ, तो आपको करीब 6 महीने का ड्यूरेशन मिल गया। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि आप कहेंगे बिल्कुल हल्के मूड में मैंने प्री दिया, और वो भी चांसेस मुझे लग नहीं रहे थे, फिर मैंने मेंस दिया, हल्के मूड में दिया। लेकिन मैं देखता हूँ जनरल स्टूडेंट बहुत प्रेशर ले लेता है, अपने ऊपर दबाव ले लेता है कि प्री दे रहा हूँ, फिर मेंस लिख रहा है। उस प्रेशर में कहीं गलती ना होती हो, तो उसको दबाव में क्या करता है, वो गलतियाँ करता है, मिस्टेक करता है। एक तो ये बात, और दूसरा मेरे मन में क्वेश्चन उठ रहा था कि कितना समय आपको लगता है सिविल सेवा परीक्षा के लिए, अगर हम राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमपीपीएससी की बात करें, सीजीपीएससी की बात करें, कोई भी, तो आपके अनुसार कितना समय देना चाहिए प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए? अब मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने प्री सही से पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से पहली बात तो प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होती है। ये तो वो। आप जी। दिमाग से निकाल देना चाहिए स्टूडेंट्स को कि प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होती है। आपको करना पड़ेगा, और एक साथ ही करना पड़ेगा। आप ये जरूर कर सकते हैं कि जो प्री और मेंस में जो कॉमन सब्जेक्ट है उसको पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। हम्म। लेकिन आपको अलग अलग तैयारी करने की कोई यहाँ पे औचित्य नहीं है। बहुत बहुत गलत सोचते हैं कि दोनों की तैयारी अलग होती है। पहली बात तो ये है। ओके। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने के टाइम पे अगर आप 8 घंटे डेली डेली आप दे रहे हैं, और डेडिकेटेड होकर वो चीज दे रहे हैं आप, जी। तो 8 घंटे डेली आप देंगे डेडिकेटेड होके, तो मेरे हिसाब से 6 महीने में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी जी। प्लस छत्तीसगढ़, जी। ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा टाइम टेबल ऐसा था, मैं सुबह के 3 घंटे जीएस पढ़ता था, जी। 1 घंटे मैं ब्रेक लेता था, जी। और मैं मेंस की कोचिंग करता था शाम को 6 से 9। जी। 1 घंटे ब्रेक लेने पे उसके बाद फिर मैं लंच करता था, फिर 4 घंटे में छत्तीसगढ़ पढ़ता था। ओके। ये मेरा डेली का रूटीन था। और 4 घंटे कोचिंग में भी छत्तीसगढ़ जो को मेन, स्टडी करना? यस सर, छत्तीसगढ़ मतलब मेरे हिसाब से ये है कि आप इंडिया का जीएस कितना भी पढ़ लें, पर 50% तो आना छत्तीसगढ़ से है। जी। और जिसमें आपको कम इनपुट दे के ज्यादा आउटपुट मिल रहा है, उस पर ज्यादा मेहनत करना ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो आपकी तो एक स्ट्रेटजी हो मेरे, गई, आपके शिखर की स्ट्रेटजी हो गई कि मैं स्ट्रेटजिक तैयारी यस करूँ, सर, आपका मंत्र भी यही है
ये स्ट्रेटजी आप रखिए यस सर। तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। बिल्कुल सर। स्ट्रेटेजिक और कम पढ़ना बहुत जरूरी है। आप ज्यादा पढ़ने जाएंगे, आपका मेंस क्लियर नहीं होने वाला, ना आपका प्री क्लियर होने वाला, क्योंकि प्री का पैटर्न ऐसा हो चुका है। 2019 में ऐसे क्वेश्चंस थे जो डायरेक्ट आए थे, मतलब आप एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन थे, आप सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन थे। लेकिन 2020 में ऐसा प्री आया था, मैंने उसका भी मेंस दिया है। तो जी 2020 का जो प्री आया था वो बहुत हार्ड था। पूरे स्टेट की मतलब जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो थे सारे। पूरा यूपीएससी का पैटर्न फॉलो कर रहा था स्टेट पीएससी भी, जी। इंडियन पार्ट में। तो ओके। अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है तो मेरे हिसाब से आपको जीएस में टाइम देना पड़ेगा। अब तो मुझे लगता है कि अब आने वाले प्री जो है हार्ड होते जाएंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे जीएस में, और छत्तीसगढ़ को आप जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं वो करें, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हिमांशु जी, मेरे मन में प्रश्न उठा कि हम मानते हैं यस यूपीएससी के लिए तो बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा मटेरियल है। अगर हम करंट की बात भी करते हैं तो न्यूज़पेपर भी जितने बनते हैं, मैगजीन बनते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं, यूपीएससी को फोकस करते हैं। लेकिन यस। सीजीपीएससी की बात अगर करें तो न्यूज़पेपर, अगर आप किसी भी न्यूज़पेपर की बात करें, लोकल न्यूज़पेपर की बात भी करें, कोई भी बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि इतना स्तर कंटेंट होता होगा कि आपके लिए पर्याप्त हो। तो आपने प्री की तैयारी करी कैसे फिर? पहली बात तो ये है सर कि मुझे ऐसा लगता है कि सीजीपीएससी में करंट अफेयर से बेस्ड क्वेश्चन उतने ज्यादा नहीं आते जितने यूपीएससी में आते हैं। जी तो अगर आप डेली आधे घंटे 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है जी आपके लिए जो प्री से पहले 1.5 महीने 1 महीने पहले हर हर कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है वो एक मैगजीन निकालती है, ओके छत्तीसगढ़ से रिलेटेड और इंडिया से रिलेटेड। ओके इंडिया से रिलेटेड आपको तो पता चल जाएंगे न्यूज, जो है बड़े न्यूज जो है वो इंडिया से रिलेटेड जो करंट अफेयर आते हैं वो बड़े न्यूज ही आते हैं। मतलब कुछ बड़ा है जो आपको पता चल जाएगा, हमेशा पता चल जाएगा आपके जी फोन से, क्योंकि आप फोन चलाते हैं डेली, तो आपको उतना स्टेटस मतलब आपका अपडेट होता है और न्यूज देखते हैं आप। तो इंडिया का रिलेटेड तो हो जाता है, और जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है वो मेरे हिसाब से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट 1 महीने पहले वो मैगजीन निकालते हैं। तो जी 2 मैगजीन मैंने पढ़ा था, एक तो टूटेजा का पढ़ा था और ओके एक मैंने पढ़ा था अर्जुना अर्जुना की मैगजीन ओके पढ़ा था। ओके ये दोनों मैगजीन पढ़ने से मुझे ऐसा लगता है करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपको टाइम देने की मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है करंट अफेयर में एक्स्ट्रा। जी आप जीएस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और लास्ट में आते आते आप 1 महीने में 3 से 4 बार एक एक मैगजीन को पढ़ लीजिए। वो रटा होना चाहिए, क्योंकि लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो उससे आते हैं। ओके और करंट अफेयर में मेरे हिसाब से जो इकोनॉमिक सर्वे अगर आपने पढ़ा है तो आपका क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपका उससे बन जाएगा आराम से। इकोनॉमिकल तो सर्वे। बजट, इकोनॉमिक सर्वे और मैगजीन, ये काफी है करंट अफेयर के लिए सीजीपीएससी के। जी हिमांशु जी, एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा था, क्योंकि जब मैं आपको पूरा देख रहा था तो आपके इंटरव्यू में 115 मार्क्स आपने गेट मतलब यस सर। गेन किए हैं, यस। जबकि हमारे जो फर्स्ट रैंकर हैं उनके 90 मार्क्स थे। हालांकि मैं यहाँ पे कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, कंपेरिजन करना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफी, क्योंकि मैंने देखा कि 130 भी मार्क्स थे इंटरव्यू में, लेकिन 115 यस। एक यस। अच्छे नंबर माने जाएंगे। क्योंकि 90 मैंने 55 भी देखे, 54 भी देखे, किसी कैंडिडेट के 54 भी नंबर थे, मुझे लगता है सबसे कम 54 ही थे, लेकिन 115 तो एक अच्छे नंबर आपने ऑब्टेन किए। तो मुझे लगता है, थोड़ा बताइएगा कि आपने इंटरव्यू में ऐसा क्या कमाल किया कि जो बोर्ड मेंबर आपके ऊपर एकदम मेहरबान हो गए? सर पहली बात तो मैं इंटरव्यू को आपको अच्छे एकदम इत्मीनान से बताता हूँ मैं। जी एक्चुअल में हुआ ये था कि इंटरव्यू देने जाने से पहले मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था किसी भी इंटरव्यू का, क्योंकि मैं फ्रेशर था एकदम से, और तुरंत एग्जाम क्लियर हो चुका था मेरा। जी मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जी मैंने दिए मॉक इंटरव्यूज दिए, बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज दिए। जी और मॉक इंटरव्यूज में जाने से ये पता चला कि सारे टीचर्स जो है यहाँ, सिर्फ एक को छोड़ के, दिल्ली आईएएस जो एकेडमी है उसको छोड़ के, बाकी सारे टीचर ये बोलते हैं कि आपको सूट पहन के नहीं जाना चाहिए, कोट टाई पहन के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई कल्चर नहीं है और जनरली लोग ऐसा करते नहीं है। और अगर आप जाएंगे तो आपको सब ये समझेंगे कि आप ओवर स्मार्ट बन के आए हैं। जी लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैं जिंदगी में पहली बार इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, और मेरा हमेशा से शौक था कि मैं अच्छे से तैयार होके जाऊं। और मैंने बिल्कुल अलग किया। मैं अकेले उस दिन सूट में गया था, सूट कोट टाई सब पहना था मैंने। और मैं अकेले उस दिन गया था, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्फिडेंस है अलग रहने का और अलग करने का हिम्मत जो होता है वहां जाने से पहले, मैंने वही आधे अंक तो मैंने वही ले लिए थे। और बाकी जो क्वेश्चंस हुए थे उसको मैंने थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन से फंस रहा था। जैसे 2-3 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए, तो छत्तीसगढ़ के 2-3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन में फंसा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहा जाता है।
ओके। तो मुझे तो ये नॉलेज तो था कि क्यों कहा जाता है, लेकिन वहां मेरे दिमाग में क्लिक नहीं किया और मैं वहां नहीं बता पाया। उन्होंने 3 बार कोशिश की मेरे से कि जी। आप बताइए आपको पता है, आप बताइए आपको पता है, फिर मैं नहीं बता पाया। और ये हुआ तो मुझे लगा कि मैं छत्तीसगढ़ क्वेश्चन में मतलब इंटरव्यू पैनल में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। ओके। मैंने अपना इंटरव्यू इंटरनेशनल रिलेशन में मोड़ा, पूरा इंटरव्यू मतलब धीरे से। उन्होंने मुझसे सबसे पहले क्वेश्चन किया कि कश्मीर इशू क्या है इंडिया में। जी। मैं कश्मीर इशू में सबसे पहले मैंने पाकिस्तान को घुसाया, उसके बाद मैंने चाइना को घुसाया, चाइना से इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट पूछा गया, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट से मैंने चाबहार प्रोजेक्ट घुसाया। तो इस तरीके से मैंने करते करते स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स घुसाया, मतलब पूरा एक मैंने अपना इंटरव्यू मैनिपुलेट किया फिर आखिरी में। तो मुझसे पूरे क्वेश्चन इंटरव्यू में इंटरनेशनल रिलेशन से हुए थे। सिर्फ छत्तीसगढ़ के 2-4 क्वेश्चन हुए जिसमें मैं फंसा भी, लेकिन उसके बाद मैं समझ गया था कि अगर छत्तीसगढ़ से और क्वेश्चन होंगे तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने पूरा इंटरव्यू इंटरनेशनल रिलेशन पे डेविएट कर दिया। यानी कि आपने बड़ा स्मार्टली उस ओर ले गए जिस ओर आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, हाँ, तो यस इसको यस यस स्मार्टली मूव कहा जाएगा। तो बड़ा अच्छा आपने टैकल यस। किया। हिमांशु जी, मैं थोड़ा सा ना, क्योंकि देखिए इंटरव्यू का आपने बड़ा अच्छा बताया और मुझे तो बड़ा आश्चर्य वाली बात लगी कि आप कोट पैंट टाई बांध के गए और सबसे अलग थे। तो ये वाकई में बड़ा अच्छा आपका मूव था, क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि जनरली सब लोग ही कहते हैं भाई अभी समर वेकेशन चल रहा है, हाँ विंटर हो तो अलग बात होती है, लेकिन समर में टाई ना पहनकर कोट ना पहन कर जाना चाहिए। लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि चलो आपने कहा आधे नंबर, बिल्कुल प्रेजेंटेशन से बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम बोलेंगे तो पता चलेगा हमारे विचार कैसे हैं, लेकिन फर्स्ट लुक तो हमारा जो है वो दिखने से ही आता है। सर इसमें मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। जी। ये बोलते हैं कोचिंग मतलब हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में कि आपके कपड़ों से आपको जज नहीं किया जाता, जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपको देखते ही जज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके कपड़ों से आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, जी। लेकिन अगर आप अच्छा कपड़ा पहन के अच्छा जवाब देते हैं तो आपको मेरे हिसाब से 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा दूसरों से। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ, बिल्कुल सही बात आपकी है। एक सिलसिले वाला हम थोड़ा बात कर लेते हैं, जैसे हम प्री की बात करें, क्योंकि इंटरव्यू का आपने काफ़ी अच्छा बताया, तो मेरे मन में उत्सुकता हो रही है कि मेरे जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे, उनको ये भी जानने को मिले कि प्री की पढ़ाई के तरीके, जैसे आपने कहा कि 50% सीजीपीएससी से आता है और आपने 2 बुक का नाम भी लिया। अदर जो मैटर हम लोग बाद में भारत के जीएस की बात करें या अदर हम लोग पोर्शंस की बात करें, तो उनके लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? मैं छत्तीसगढ़ से शुरुआत करता हूँ। छत्तीसगढ़ का ऐसा है सर कि हर कोचिंग के बुक जो है वो मतलब सफिशियंट है, हर कोचिंग के बुक सफिशियंट है, लेकिन वो जी। उनका अपना एक यूनिक तरीका है पढ़ने का, पढ़ाने का, लिखने का। जी। तो अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप तेजा की बुक फॉलो करते हैं या हरिराम पटेल सर की बुक फॉलो करते हैं या दिल्ली आईएएस की बुक फॉलो करते हैं, ये तीनों बुक सफिशियंट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक बुक आप अगर आपने पकड़ा है तो उस बुक को बार बार रिवाइज करें, इंस्टेड कि आप हर बुक पढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि 100% जो करेक्ट फैक्ट है वो किसी बुक में नहीं है। आपको सभी बुक में थोड़ी बहुत गलतियां मिलेंगी, थोड़ी बहुत फैक्ट रॉन्ग मिलेंगे, लेकिन आपको इस पर डिपेंड मतलब इसमें नहीं जाना है। आपको सिर्फ विश्वास रखना है एक बुक पे और उसी बुक को बार बार रिवाइज करना है। इससे होता क्या है कि आप उस बुक के पूरे जो कंटेंट है उस पर आप रट लेते हैं, और ये बहुत जरूरी है सर। मतलब प्री में छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको छत्तीसगढ़ में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप यानी कंफ्यूज हैं तो आप जानते हुए क्वेश्चन भी गलत लगा देंगे। मतलब आपका मोटिव ये कहने का है कि कई किताब को एक बार नहीं पढ़ना है, बल्कि एक किताब को कई कई बार पढ़ना है। कई बार पढ़ना, यस सर। बिल्कुल। ये सबसे जरूरी स्ट्रेटेजी है मेरे हिसाब से। छत्तीसगढ़ में आप यही करेंगे, आप बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। आप जी। मतलब मैं मानता हूं कि अगर 50 क्वेश्चन है और अगर आपने बुक एक फॉलो किया तो आप मान लीजिए कि 50 में से आप 48 सही लगाएंगे। 2 क्वेश्चन बुक के कारण गलत हो सकते हैं, ये भी मानता हूं मैं, क्योंकि सभी बुक में कुछ ना कुछ फैक्चुअल मिस्टेक्स होते हैं। जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 48 में मतलब 50 में से आप 40 सही करें, 10 गलत हो जाए, ऐसा किसी बुक से नहीं होगा। ओके। तो आपको एक ही बुक फॉलो करना है और उसको बार बार पढ़ना है। जी। और ये तो अपने छत्तीसगढ़ के एमपीपीएससी, जीएस में ये है। जी आपने छत्तीसगढ़ के लिए बताया। अदर इंडिया को जो पूरा मैटर कंटेंट है उसके लिए आपने कैसे हाँ, किया? और इंडिया के मैटर के लिए मैंने जो फॉलो किया, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़े हैं। मतलब ओके। सीरियसली मैं आपको बताऊं तो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स किसी के नहीं फॉलो किए हैं। मैंने ना एनसीईआरटी भी नहीं? लक्ष्मीकांत पढ़ा ना, नहीं एनसीईआरटी मैंने सिर्फ ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी। ओके। बाकी किसी की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। मैंने हिस्ट्री में मैं एक्चुअल में अन अकेडमी फॉलो कर रहा था। मतलब अन अकेडमी में एक शुभम सिंह सर के सर करके सर है, वो उन्होंने लक्ष्मीकांत का पूरा जिस्ट निकाल के पढ़ाया हुआ था। मैंने उनके नोट्स बनाए और मैंने उस नोट्स को ही रटा। मैं कभी दोबारा बाहर का बुक कभी नहीं पढ़ा। बस ओके। मैंने वो एक काम किया कि जो यूपीएससी में जो पढ़ाया जाता है उसमें सिर्फ मतलब आर्टिकल्स और फैक्चुअल बेसिस को कभी इंक्लूड नहीं किया जाता यूपीएससी में, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन आते नहीं यूपीएससी में। ओके। तो मैंने बस उसमें ये किया कि मैंने आर्टिकल्स को एक्स्ट्रा ऐड किया उस पर,
और मैंने वो सब रटना चालू किया। तो पॉलिटी का ये था कि मैंने लक्ष्मीकांत का जिस्ट पढ़ा है, वो भी वीडियो लेक्चर से, मैंने नहीं पढ़ा है बुक। इकोनॉमी जो है वो मैंने दिल्ली आईएएस की बुक से पढ़ी थी, युवाचार पब्लिकेशन की बुक आती है, और उससे मैंने नोट्स बनाया, और नोट्स मेरे को बनाने में लगभग 1-1.5 महीने लगे थे। मतलब सब मिला के, ऐसे नहीं कि सिर्फ इकोनॉमी पढ़ते हुए 1.5 महीने लगे थे, सब मिला के इकोनॉमी में 1.5 महीने लगभग लगे थे। और फिर मैंने वही नोट्स पढ़े। ज्योग्राफी में मैंने एनसीईआरटी से नोट्स बनाए, मैंने सिर्फ वही पढ़ा। और हिस्ट्री में ऐसा किया था मैंने कि हिस्ट्री में जो क्रैश कोर्स आते हैं, क्रैश कोर्स है उसमें भी, अनअकैडमी में है, अभिषेक श्रीवास्तव करके एक सर है, उन्होंने पढ़ाया क्रैश कोर्स हिस्ट्री में। तो उन्होंने बहुत अच्छे से डील किया है, और एकदम मतलब आपको एक कहानी पता चल जाएगी पीछे की कि हिस्ट्री में हुआ क्या था, जैसे एंशियंट हिस्ट्री में, मेडाइवल में और मॉडर्न में। तो आपको एक कहानी जब पता चलती है, उसके बाद अगर आप बुक पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो मैंने सबसे पहले ये किया कि मैंने वो क्रैश कोर्स देखा, उसके नोट्स बनाए, उस नोट्स को पढ़ा। उसके बाद मैंने एक बुक खरीदा। बुक आप कोई से भी ले सकते हैं, आप दिल्ली आईएएस की ले लीजिए, टुटेजा की ले लीजिए, हरिराम की ले लीजिए, किसी भी की बुक ले लीजिए और उसको रटिए। बस हिस्ट्री में यही है कि वो जो बुक आपने पढ़ा है वो बार बार पढ़े। कोई सभी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बुक पढ़े और बार बार पढ़े। मेरा पूरा मूल मंत्र यही था, मैंने कम पढ़ा है लेकिन उसको बार बार पढ़ के रटा है। हाँ, एक प्रश्न और अक्सर अभ्यर्थियों को रहता है, आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी, लेकिन एनसीईआरटी यस, ओल्ड वाली पढ़ी या आपने न्यू वाली पढ़ी है? ओल्ड वाली पढ़ी थी सर, 6 से 10th की ओल्ड, मतलब मैंने ओल्ड ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी। और 11th-12th की पढ़ी थी ह्यूमन पॉपुलेशन इंडियन ज्योग्राफी के लिए। और एक 12th की बुक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, वो पढ़ा था मैंने। और उसके बाद मैंने एक बुक थी बर्नवाल, महेश बर्नवाल की बनवाल। बुक आती है महेश ज्योग्राफी, महेश बर्नवाल की। वो उस बुक से मैंने जो टॉपिक मुझे समझ नहीं आया सिर्फ वही कवर किया, बाकी मैंने कुछ कवर नहीं किया है। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है, और एनसीईआरटी से ज्योग्राफी कवर हो जाता है। और उसके अलावा जो कोचिंग में जो सर पढ़ाते थे वो नोट्स एक बार मैं देख लिया था, बाकी नोट्स से मैं ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ। सॉरी। और जो ज्योग्राफी की जो दिल्ली है इसकी बुक है, युवाचार पब्लिकेशन की, वो आप प्रिफर कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगे कि आपके पास कंटेंट कम है और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। और अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप 3-4 साल लास्ट ईयर के क्वेश्चन बना लीजिए, और यदि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप उन्हीं को रिवाइज कीजिए और उन्हीं में अपने कॉन्सेप्ट इतने क्लियर कर लीजिए कि आपसे अगर उससे क्वेश्चन आए तो छूटे ना। ओके। हिमांशु, टेस्ट सीरीज करो, बताइए, प्री के लिए बड़ा उत्सुकता रहती है अभ्यर्थियों में, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें ना करें, टेस्ट देने चाहिए नहीं देने चाहिए, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि बस लास्ट ईयर के देख लीजिए काम बन जाएगा, उसी को बराबर देख लीजिए। तो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन नहीं किया? टेस्ट वगैरह नहीं टेस्ट दिया? सीरीज मैंने ज्वाइन किया था सर। टेस्ट सीरीज जो है प्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ओएमआर सीट भरना आना चाहिए, ओएमआर फिल करना आना चाहिए, आप कितने टाइम में फिल करेंगे वो आना चाहिए, आप क्रॉस चेक कैसे करेंगे ये आना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है सर प्री में, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो एक नंबर से आदमी को पीछे कर दे तो प्री क्लियर नहीं होता है। ठीक। तो ये मेरे दोस्तों के साथ, मेरे साथ भी होने वाला था इवन, मतलब 2020 के मेन प्री में, कि मैं जो 1-2 नंबर से पीछे हो जाने वाला था। तो फर्स्ट रैंक है आपको उनका, प्रैक्टिस सेकंड जरूरी सेकंड अटेम्प्ट में निकला है इस बार। फर्स्ट अटेम्प्ट उनका प्री तक नहीं निकला, तो जैसे फर्स्ट रैंकर है। है। हाँ 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 सर, यस सर। हाँ, नील निधि जी जो है उनका फर्स्ट रैंक में, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला, सेकंड अटेम्प्ट में प्री फिर निकला, सब कुछ पास। यस तो यस। टेस्ट सीरीज क्या भूमिका नहीं, ये मानते बहुत हैं? जरूरी है सर। जी। ये टेस्ट सीरीज सर बहुत जरूरी है, प्री में लिए, प्री के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप अपने आप को इवेल्युएट करें कि मैं कितना जानता हूँ या मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये करने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन जी। आप ये देखिए कि मेरी एक्यूरेसी क्या है। मैं अगर 70 क्वेश्चन लगाता हूँ तो मेरे कितने क्वेश्चन सही होते हैं उसमें। और सिर्फ एक्यूरेसी आपको प्री पार करा सकती है। अगर आपने 75 क्वेश्चन भी लगा के आए हैं और आपके 70 सही है, तो आप बहुत ज्यादा आगे रहेंगे कट ऑफ से, इसमें कि आप 85 क्वेश्चन लगाओ और 70 सही करें। ओके। तो तो जो आपका, एक्यूरेसी है वो प्री निकलवाती है। ओके, टेस्ट से एक्यूरेसी आती है और उस एक्यूरेसी से हम प्री यस को सर, पास करते हैं। चलिए, तो प्री प्री पार की करते हैं। प्री की बात होगी हिमांशु जी। हम थोड़ा मेंस की ओर चलते हैं, क्योंकि मेंस भी एक बड़ा, आपने कहा कि प्री मेंस दोनों की एक साथ तैयारी होती है, अलग अलग तैयारी नहीं होती। तो मेंस के लिए थोड़ा बताइए, क्योंकि अभ्यर्थियों ने ये भी रहता है कि प्री के अलग करें, मेंस के तो डाउट क्लियर हो गया, लेकिन हम मेंस की तैयारी के लिए कैसे करें? काफी सब्जेक्ट जो होते हैं केवल मेंस में होते हैं, प्री में नहीं होते हैं। तो उसके आपने मेंस की तैयारी कैसे um, की? सर ऐसा है कि जब मैंने प्री की तैयारी स्टार्ट की थी, तभी मैंने मेंस की कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। मैं मेंस की कोचिंग करता था, साथ में प्री के लिए पढ़ता था, और उसके बाद जो मेंस के नोट्स थे उसको रिवाइज करता था, उसके बाद छत्तीसगढ़ पढ़ता था। तो मैंने मतलब 6-8 महीने लगभग 12-12 घंटे पढ़ाई की है। ओके। लगभग 8 से 10 घंटे, 12 घंटे डेली रूटीन पे चलता था।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आप प्री की जो मतलब सिलेबस है, जैसे आपने पॉलिटी पढ़ा, तो पॉलिटी इस तरीके से पढ़िए कि जो पॉलिटी में सब्जेक्ट है, जैसे बुक है, लक्ष्मीकांत की बुक है, उसके इंडेक्स में आप मेंस के सिलेबस से टिक लगाइए कि कौन कौन से टॉपिक मेंस में है। ओके। तो उससे क्या होगा कि आपने अगर प्री के लिए पॉलिटी पढ़ी तो आपको मेंस के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। ओके। तो इस तरीके से हुआ। और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मैं एक रिकमेंड करता हूँ कि आप कोई भी कोचिंग आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए, छोटी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। पर आप अगर खुद से करने जाएंगे तो आपको टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि फिलोसफी ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब जनरली कोई नहीं पढ़ता, ओके। बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो फिलोसफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप डायरेक्ट नहीं समझ सकते हैं, लेकिन आपको टाइम बहुत लगेगा। और मुझे लगता है कि मैं जो अभी आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ उसका बेसिक मतलब पर्पस ये है कि कम टाइम में कैसे आप मेंस क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जो मैंने किया। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि आप फिलोसफी, सोशियोलॉजी और सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, इन सब की अगर तैयारी करनी है आपको, तो आपको मेंस की कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से मेंस की कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। एक कोचिंग आपकी जिंदगी में अगर चलता रहता है तो आपका टाइम टेबल बहुत अच्छा बना होता है कि आप जी। शाम को 6 से 8 8 आपको कोचिंग जाना है, तो आप उस हिसाब से एक टाइम टेबल बनाते हैं। लेकिन अगर आप एक भी कोचिंग नहीं कर रहे तो आपको पूरा दिन खाली रहेगा और आपका टाइम टेबल रूटीन में नहीं चल पाएगा। एक रूटीन सेट करने के लिए एक कोचिंग जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। कक्षा करने से दो तीन लाभ बिल्कुल आपने सही बोले। एक तो रूटीन के लिए, दूसरा कई बार क्या होता है कि हम लोग आलस से आ जाता है कि नहीं भाई हम कर यस लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन कोचिंग में जाएंगे तो लगातार कुछ ना कुछ चलता रहेगा, सिलेबस भी टाइम से पूरा हो जाएगा। आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी प्रयास किया, कुछ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किए थे? सर, मैंने जब तैयारी चालू की थी तो मुझे आंसर राइटिंग जैसी कोई चीज पता नहीं थी। जी। मुझे कुछ भी नहीं पता था आंसर राइटिंग कैसे होती है, क्या करते हैं। जी। और मुझे मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं एक क्वेश्चन का आंसर लिख सकूं। मतलब मैं ओके। जब ट्राई भी करता था एक क्वेश्चन का आंसर लिखने को, मैं नहीं लिख पाता था। ओके। पर फिर मैंने एक एक बात सोच लिया था 2019 के मेंस के पहले कि मुझे क्वेश्चन पढ़ना है। मुझे कम से कम जो मेंस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आना चाहिए। मैं लिख पाऊँ नहीं लिख पाऊँ ये दूसरा है। जब मैंने अक्टूबर में तैयारी चालू की थी, अक्टूबर में मेंस पढ़ा था, मेरा सिर्फ मोटिव ये था कि मेरे को नॉलेज होना चाहिए कि जो क्वेश्चन उस पे आ रहा है वो मुझे पता होना चाहिए। पहली बात ये थी। अक्टूबर में इतना टाइम नहीं था कि आंसर राइटिंग कर पाए, क्योंकि सिर्फ 1.5 महीना मिला था हमको पढ़ने के लिए और पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना बहुत मुश्किल था 1.5 महीने में। ओके। मैंने सिर्फ यही किया था। लेकिन जब वो पोस्टपोन्ड हुआ तो मैं तो एक बात समझ गया था कि मैं अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने वाला हूँ और मैं आंसर राइटिंग करूंगा, बस ये। और मेरे को लगा था कि अब मेरा मेंस क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरे को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए टाइम मिल चुका था। तो मैंने जब मार्च में जब मेंस आया तो प्री के 27 दिन के बाद मेंस था। मतलब 14 फरवरी को 2020 का प्री था हम्म। और 15 मार्च से हमारा मेंस स्टार्ट था। 15, ओके। 16, 17, 18, तो केवल 27 दिन था हमारे पास पढ़ने के लिए। मैंने मैं सोच लिया था कि मैं सिर्फ रिवाइज करूंगा और मेंस का टेस्ट सीरीज दूंगा, सिर्फ रिवाइज करूंगा, टेस्ट सीरीज दूंगा। मैंने 27 के 27 दिन टेस्ट सीरीज दिए। 27 दिन लगातार मैंने लिखा है। तो तो कितने उससे आपको कितने आप हैबिट में ये लाना है। जी बिल्कुल, बोली बोली फिर। सर, मैंने लगभग तीन मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक प्रैक्टिस ये करना है कि आपसे सारे क्वेश्चन एटलीस्ट लिखा जाए। हम्म। आप ये ना हो कि आपसे क्वेश्चन छूट रहे हैं। ओके। वो तो अलग चीज है कि आप आंसर कैसा लिख रहे हैं, बेकार लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा। लेकिन जी। कम से कम ये प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप डेली लिखें और आपसे एक क्वेश्चन भी ना छूटे। ओके। तो मैंने बेसिकली प्रैक्टिस यही किया था कि मुझसे 3 घंटे में सारे क्वेश्चंस लिखा जाए। ओके। और ये प्रैक्टिस बहुत काम आया। और ऐसा नहीं है कि आप शुरू से ही बहुत अच्छे आंसर लिख पाएंगे। वो एक्सपीरियंस में अभी आया था ना कि मटके बनाने वाला जो कहानी था कि अगर परफेक्ट मटका बनाने जाओगे तो एक मटका भी परफेक्ट नहीं बन पाएगा, और आप सिर्फ मटके बनाओगे तो एक ना एक दिन जाके आपसे परफेक्ट मटका बन ही जाएगा। बिल्कुल ये वही वाली बात थी सर। मैंने सिर्फ लिखना चालू किया और आंसर परफेक्ट लिखाना आखिरी दिन तक खुद से स्टार्ट हो चुका था। बिल्कुल। तो यानी कि डेली अगर लिखते होंगे तो 3-4 घंटे डेली लिखते होंगे, यस सर। तो दो काफी घंटे अच्छा। एटलीस्ट आपको लिखना पड़ेगा, 2 घंटे मिनिमम। मैं मतलब 3-4 घंटे तो नहीं बोलूंगा कि मैं डेली लिखता था। 1 घंटे से 2 घंटे में डेली लिखता था, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन मैं 3 घंटे का एक पेपर बनाता था। मतलब एक पूरा पेपर जो था मैं सॉल्व करता था 3 घंटे में बैठ के। ओके। और मैं प्रैक्टिस यही करता था कि मेरे से वो 3 घंटे में वो पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाए, मेरे से कोई क्वेश्चन ना छूटे। बिल्कुल। तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात, मुझे दो तीन बातें बड़ी अच्छी लगी। एक तो पेपर पूरा लिख कर आना है कि भाई अगर हम लोग क्या कहते हैं बहुत अच्छा लिख दिया कोई और फिर दो तीन छूट गए तो नंबर फिर कुछ भी नहीं मिलेंगे। और जितना अच्छा लिख यस लेंगे सर। उससे वो बहुत अंतर नहीं आता, अगर 3 मिलने हैं तो 4 मिल वो ज्यादा जाएंगे। अंतर नहीं आता। हाँ, लेकिन हम्म। छोड़ देंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो लिख कर आएंगे तो 2 भी मिलेंगे तो एवरेज आ जाएगा, तो वो एक बड़ी चीज स्ट्रेटजी आपकी रही।
और दूसरी बात कि आपने 27 दिन आप बता रहे हैं कि आपने 27 दिन डेली 2 से 3 घंटे लिखा, तो इससे आपकी एक अच्छी खासी चेस्टी यानी कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई। तो कहते हैं ना कि यस। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, करत करत अभ्यास से जड़मति होई सुजान। चलिए, तो हमने ये तो जान लिया प्री मेंस इंटरव्यू। एक प्रश्न और अक्सर अभ्यर्थियों के मन में रहता है, लास्ट प्रश्न ये रखूंगा अगर आप कहेंगे तो। यूट्यूब के ऊपर यस। जैसे अभी हम जब चर्चा कर रहे थे, तो यूट्यूब के ऊपर क्या है आज एकदम फ्लड ऑफ नॉलेज, यानी कि इतना सारा वीडियो है, तो बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है कि हम किसका वीडियो देखें किसका ना देखें। क्योंकि कोई भी यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है, कोई भी टीचर हो, कोई भी, हम किसी की बात एक नहीं ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक अभ्यर्थी, चलिए आपने तो एक पकड़ लिया कि मैं इसके साथ करता हूँ, इनके साथ आपने किया। लेकिन एक जो भी एस्पिरेंट स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी को, अपनी संघर्ष को स्टार्ट कर रहा है, वो कैसे पहचाने कि मुझे इनकी वीडियो देखनी चाहिए, इनका सिलेबस करना चाहिए, इनसे सुनना चाहिए? ये बड़ा एक असमंजस रहती है अभ्यर्थियों की आज के दौर में ज्यादा। सर मेरे हिसाब से आपको जो YouTube का यूज है वो एकदम स्मार्टली करना होगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं पूरे हिस्ट्री का सब्जेक्ट पूरा देख लूँ यूट्यूब से, या मैं पूरा ज्योग्राफी देख लूँ। आप पढ़ाई चालू कीजिए और जो टॉपिक आपको लगता है आप सिलेबस से मिलाइए, और सिलेबस में जो लिखा हुआ है एज इट इज जाके यूट्यूब के सर्च बार में लिख दीजिए। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और किसी नामी जो वीडियो चैनल्स होते हैं, जैसे अन अकेडमी हो गया, स्टडी IQ हो गया, या स्टडी हब हो गया, मतलब बहुत सारे हैं, मतलब आप देखेंगे तो आप उसमें से किसी चैनल को फॉलो कीजिए और वो टॉपिक बस कंप्लीट करके छोड़ दीजिए। आप अगर सभी टॉपिक सोचेंगे कि मुझे ज्योग्राफी का पूरा लेक्चर एक एक ही चैनल में मिल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ओके। और दूसरी चीज ये है कि जो अन अकेडमी में वीडियो देखते हैं तो उसमें स्टार रेटिंग्स होती है, और कितने वॉच आवर्स है और कितने स्टार टीचर हैं वो वहाँ पे लिखा होता है। तो आप मेरे हिसाब से 4 स्टार टीचर या फिर जो आवर रेटिंग है, तो 4 स्टार से जिनकी ऊपर रेटिंग है उनको देख सकते हैं आप वहाँ पर। कोई मतलब फालतू के वीडियोस थोड़े कम होते हैं फालतू के वीडियोस तो सभी जगह होते हैं। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप चुन के एकदम अच्छे वीडियो देखें, कई बार आपको फालतू वीडियो भी मिल जाते हैं, आप देख लेते हैं, फिर लगता है यार टाइम बर्बाद कर दिया। ये होता है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा अगर आपको वीडियो से फायदा चाहिए, तो ये सब आपको थोड़ा झेलना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप टॉपिक एज इट इज जाके यूट्यूब के सर्च बार में लिखते हैं, तो आपको नामी गिनामी चैनल्स के ही वीडियोस सबसे ऊपर आएंगे। और आप दूसरे बेकार के जो जिनके सब्सक्राइबर नहीं है, जिन पे रेटिंग अच्छी नहीं है, उसको ना देखें। और अन अकेडमी में 4 स्टार से ऊपर वाले जो टीचर हैं उनको उनको फॉलो कर सकते हैं आप, वो बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं वहाँ पे। और फ्री में भी पूरा कंटेंट अवेलेबल होता है, तो ऐसा नहीं कि आप पैसे देके ही अच्छे कोचिंग कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो बहुत सारे फ्री में कंटेंट अवेलेबल है, आप छाट कर स्मार्ट वर्क करके उससे भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, हिमांशु जी ने कितना अच्छा बताया हम लोगों को, और मुझे लगता है पूरे एस्पिरेंट को काफ़ी लाभ होगा कि आपको बहुत ही सिलेक्टिव रहना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बहुत फालतू यस की सर। वीडियो भी है और आपका टाइम क्या होता है, बहुत ज़ाया होता है। तो थोड़ा सिलेक्टिव रहना है और ध्यान से उसको क्या करना है, चूज़ करना है कि मुझे इनका सुनना है, इनका नहीं सुनना है। हिमांशु यस। जी, लास्ट में आप पूरे जो हमारे व्यूअर्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए कोई आपका लास्ट मैसेज कि हाँ, ये मैसेज है मेरा, जैसे ही पूरा इनको एक सही डायरेक्शन मिल जाए सबको? सबसे पहला सर मैं 2-3 चीज बोलना चाहूंगा। पहला तो ये है कि आप नोट्स बना के पढ़िए, जी। चाहे कितने भी नोट्स हो जाए आपके पास। एक ज्योग्राफी का नोट्स है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4, चाहे 5, जी। जितने नोट्स बना सकते हैं आप उतने नोट्स बनाइए। क्योंकि नोट्स बनाने से ये होता है कि आपका जो दिमाग है उसमें एक बेसिक वो बनते जाता है, एक मतलब फ्लो चार्ट जैसा बनते जाएगा, एक स्ट्रक्चर बनते जाएगा कि ऐसे ऐसे पढ़ना है हमको। और जी। जितने बार उस नोट्स को रिवाइज आपको लगेगा कि अब मेरा नोट्स कंप्लीट हो चुका है, तो आप उस नोट्स को रिवाइज कीजिए। वो नोट जो है छोटा होते जाएगा, हर बार छोटा होते जाएगा, हर बार छोटा। मेरे पास फिलोसफी की 3 पेज की नोट्स है बस, मैं ओके। वही रिवाइज करके मेंस दोनों मेंस दिया। मेरे पास सिर्फ 3 पेज की नोट्स है फिलोसफी की। ओके। तो ये होता है, आप जब जितने नोट्स बनाएंगे आपको उतना याद रहेगा। दूसरी चीज ये है कि आप कम पढ़ो और उसको बार बार पढ़ो। मेरे हिसाब से मैं तो यही किया, क्योंकि मेरे पास ज्यादा पढ़ने का ऐसे भी टाइम नहीं था, मेरे से जी। निकालना ही 6 महीने में था सब चीज। जी। तो मैं जितना कम मेरे पास स्टडी मटेरियल थे, मैंने वही फॉलो किया और उसको मैंने बार बार पढ़ा है। हर बार मैं यही बोलता हूँ सबसे कि आप कम पढ़िए और ज्यादा पढ़िए उसको, मतलब कंटेंट कम हो लेकिन उसको बार बार आप रिवाइज कीजिए। जितना कम आप पढ़ेंगे आपका दिमाग उतना कम भटकेगा और उतने अच्छा आप राइटिंग कर सकते हैं। और बिल्कुल। तीसरा ये मैं बोलना चाहूंगा सर कि स्मार्ट वर्क करना है, और एक मोटिवेशन होना चाहिए आपके अंदर कि आप कर सकते हैं। कभी ये नहीं लगना चाहिए कि मतलब अब यार अब नहीं हो पाएगा, अब निकल, अब छूट गया, अब तो नहीं हो पाएगा। ऐसा मेरे को प्री के टाइम लगा था, जब मैं प्री बना के आया था, मुझे लग रहा था कि मेरा प्री क्लियर नहीं होगा 2019 का।
और इस टाइम पे सर दोस्त बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आप हर संडे 2 घंटे की छुट्टी लीजिए मेरे हिसाब से। ओके। हर संडे में 2-3 घंटे की छुट्टी लेता था, अपने दोस्तों के साथ बैठता था, मस्ती मजाक करता था। डेली मेरे यहाँ बिलासपुर में एक रिवर व्यू रोड है, वहाँ पर सब बैठते हैं। हम हर संडे जाते थे, एक आध संडे मिस हो जाता था लेकिन हर संडे वहाँ बैठते थे। और मैं प्री के 2 हफ्ते पहले तक बैठा हूँ उनके साथ। ओके। तो ऐसा नहीं है कि वो टाइम जो है वेस्ट होता है। आप वहाँ जाइए, आप बकवास कीजिए, जो करना है कीजिए, आप 3 घंटे पूरे ऐश करिए और हर संडे ये करिए और फिर 6 दिन आप लगातार पढ़िए। तो इससे क्या होता है ना, एक स्ट्रेस क्लियर होता है। और एक ग्रुप बना लीजिए 3 से 4 लोगों के जो एक साथ पढ़ रहे हो। और एक ही टॉपिक मत पढ़िए, अलग अलग टॉपिक पढ़िए। और उसको, जैसे मेरे दोस्तों को एक्सपीरियंस था कि इस टॉपिक में कहाँ फंस सकते हैं, तो मुझे बता दिया करते थे भाई इसको थोड़ा कम टाइम देना, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है टाइम खींच लेता है और इससे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस था सर, ये बहुत काम आया। और मेरे 3-4 दोस्त हैं, मैं इस साल नहीं तो 2020 के मेंस में, नहीं तो 2021 के मेंस में आप देख लीजिएगा कि वो टॉप 10 के ऊपर रहेंगे। चलिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं एक प्रश्न और मन में आ रहा था, लेकिन समय की यस अनुपलब्धता सर, समय कमी हो रही है। पूछ लीजिए सर। हाँ, मेरा प्रश्न एक ये भी था कि अभी आपने कहा टॉप 10 में, है ना, कि 10th की रैंक में सब आएंगे। तो आपके मन में भी एक कसक तो होगी कि मैं 28 से वहां क्यों नहीं आया। तो क्या कमी लगती है कि ये कमी अगर पूरी कर ली होती तो आगे आगे मुझे लगता है कि आप प्रयास करेंगे दोबारा, और मुझे लगता है कि आप अच्छी रैंक वो प्राप्त करेंगे। लेकिन अभी क्या कमी लगती है कि काश ये पूरी हो गई होती तो मैं भी आज उस टॉप। सर एक्चुअल में क्या हुआ था, मेंस की तैयारी के मेरे को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। और सबसे पहली गलती मुझसे ये हुई कि मैंने लैंग्वेज पे तवज्जो नहीं दी। लैंग्वेज ऐसा सब्जेक्ट है जो आदमी को टॉपर बना सकता है और आदमी को सीधे 300 रैंक पे ला सकता है। ओके। मेरे 122 मार्क्स थे और उस एग्जाम में मैं 140 भी स्कोर कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, वो मेरी गलती थी। अगर मेरे 10 मार्क्स ज्यादा आ जाते तो मैं टॉप 10 में होता। तो मैं यही बोलूंगा कि लैंग्वेज को अंडरस्टिमेट नहीं करना है। लैंग्वेज सबसे ज्यादा जरूरी पेपर है। उसको आप अगर अच्छे से कवर करते हैं तो आप आराम से पार कर जाएंगे। और एक और है सर कि मेंस में मेरा एक्सपीरियंस नहीं होना मेरे लिए बहुत मतलब काम कर गया। मैं बिल्कुल किसी से नहीं पूछा था कि मैं मेंस में कैसे आंसर लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, कैसा लिखना चाहिए। मैं मेंस में 2019 के अपने हिसाब से गया, मुझे जैसा सही लिखा मैंने वैसा लिखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार एटलीस्ट अपने आप को चांस देना चाहिए कि आप जब मेंस देने जा रहे हैं तो पहले अटेम्प्ट में अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो खुल के लिखें, किसी की बात ना सुने कि इस पेपर में ऐसा लिखना है, कि पॉइंट फॉर्म में लिखना है, कि आपको पैराग्राफ में लिखना है, कि ऐसे ऐसा लिखना चाहिए। एटलीस्ट एक चांस तो अपने आप को दे सकते हैं कि आप खुल के लिखें। किसी के एक्सपीरियंस पे मत जाइए, किसी को फॉलो करने पे मत जाइए। जी। जो आपको लगता है, जैसा आपको आंसर सही लगता है, आप लिख के आ जाइए। मैंने एक मेंस ऐसे ही किया। मैं समझ गया था कि मेरे 19 का मेंस जो है वो मेरे लिए एक पूरा एक्सपीरियंस है, कि मैं जैसा भी होगा मेरे को एक्सपीरियंस मिलेगा, या तो पार होऊंगा या तो पीछे रह जाऊंगा। कोई उसमें मेरे को प्रॉब्लम नहीं था, मैं फेलियर लेने के लिए भी रेडी था। और मैंने जो लिखा है वहां जाकर, मैं जब आके सोचता था तो मैं ये सोचता मैं क्यों लिखा है ऐसा, मतलब ऐसे लिखा था मैंने पूरा क्वेश्चन आंसर फॉर्म पे लिखा था ऐसे। और मैं घर आके सोचता था ऐसे कौन ऐसे लिखता है यार, कि मतलब ऐसे कहीं ऐसे नहीं लिखा जाता है, या तो पैराग्राफ पे लिखते हैं या तो पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में किस कौन ऐसे लिखता है। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था, मैं क्या पूरा बर्बाद करके आ गया, पहले ही दिन ऐसा लग रहा था। लेकिन मैं फिर उसको बुला के फिर आगे दिया और मेरा इंटरव्यू में नाम आया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कम से कम एक बार अपने आप को खुल के टाइम दे दीजिए, कि एक बार आप लिखो, जो आपको अच्छा लगता है वो लिखो, किसी का एक्सपीरियंस मत जाइए। क्योंकि बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, बहुत सारे तरीके बिल्कुल। बताएंगे कि ऐसे लिखना चाहिए, वैसे लिखना चाहिए। और एक बार कम से कम अपने आप को देना चाहिए। अगर एक बार नहीं होता तो आप जाइए, दूसरे के तरीकों से जाइए और टीचर से पूछिए कि कैसे लिखना है, या जो किसने लिखा है उससे पूछे। लेकिन कम से कम एक बार तो दे सकते हैं अपने आप को। यानी कि पहली बार अपनी मौलिकता दिखानी चाहिए। क्या पता आपकी मौलिकता कमाल यस कर सर। जाए। तो वो मौलिकता आपने पूरा किया। तो बड़ा अच्छा लगा हिमांशु जी, आपने बहुत खुलकर आपने सब बातों को बताया। और मुझे लगता है बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जो आमतौर से अभ्यर्थियों के मन में घूमती रहती हैं, उनको आपने बहुत साधारण तरीके से बताया। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो आपका ये इंटरव्यू साक्षात्कार आपने डायलॉग मंच का साझा किया, निश्चित रूप से अभ्यर्थियों के लिए लाभकारी होगा और एस्पिरेंट को उससे बहुत लाभ मिलेगा। मैं अपनी ओर से, डायलॉग मंच की ओर से और हमारे जो इतने व्यूअर्स हैं उनकी ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अब की बार फिर अटेम्प्ट दें और आप वो रैंक पाएं जो आपने सोच रखी है। तो हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर बात करके।